बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं क्लास दहम को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुशामदीद कहता हूँ। आज उर्दू का हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसका उन्वान है सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का बकिया हिस्सा, जिसमें हम सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की रीडिंग और अल्फाज मानी का मुताला करेंगे। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा के एक मुतमव्वल ख़ानदान के चश्मो चिराग थे। मुतमव्वल मालदार अमीर ख़ानदान। चश्मो चिराग होना, बेटा होना या औलाद होना। तरह बैरम खां से आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता है। सीधे हाथ को मुड़ जाता है यानी दाएं हाथ को मुड़ जाता है। तरह का मतलब होता है ऐसा रास्ता जहां तीन रास्ते मिलते हों। इसी की नुक्कड़ पर मिर्ज़ा साहब का आबाई मकान था। नुक्कड़ पर यानी कोने पर आबाई मकान था, यानी बाप दादा का घर था। इसी इलाके में सर सैयद अहमद खान का कदीम मकान भी था। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों में जदीद लीम के अलंबरदार थे। सर सैयद से भी मिर्ज़ा साहब की अजीज़दारी थी, यानी रिश्तेदारी थी, और मुंशी ज़काला से भी उनकी कराबतदारी हो गई थी। कराबतदारी हो गई थी यानी करीबी ताल्लुकात कायम हो गए थे। 50-60 साल पहले दिल्ली के मुसलमान शोराफा में अंग्रेज़ी तालीम को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, मगर सर सैयद ने मुसलमानों के इस गलत नज़रिए की यानी इस गलत सोच की बहुत कुछ इस्लाह कर दी थी, यानी दुरुस्तगी कर दी थी। इसी ज़माने में दिल्ली के दो नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल की, यानी शोहरत हासिल की। एक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ज़ाहदी थे और दूसरे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। मिर्ज़ा साहब ने इस सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। उनके उस्तादों में अल्लामा इकबाल भी थे, जिनसे उनके मुखलसाना तल्लुकात आखिर दम तक कायम रहे। मुखलसाना तल्लुकात बहुत ही कुर्बत के तल्लुकात। अंग्रेज़ी अदबियात में एमए की सनद लेने के बाद मिर्ज़ा साहब ने 1906-07 में साल 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। पितरस और ताज ने भी मिर्ज़ा साहब से इक्तिसाब इल्म किया, यानी इल्म हासिल किया। बाद में पितरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए थे, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद गैर मामूली बहुत ज़्यादा। मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को ही समझते थे। इल्मियत बहुत ज़्यादा इल्म होना, ही समझना, अपने आप को कमतर समझना। मैंने बारहा पितरस को मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाज़िर होते हुए देखा है। पितरस को मैंने किसी और का इतना अदब एहतराम करते नहीं देखा, यहाँ तक कि वायसराय हिंद का भी। पितरस के सिलसिले में एक दिलचस्प वाक़यात याद आ गए। पितरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से रस्मो राह में ज़रा भी फ़र्क ना आने पाया था। रस्मो राह दोस्ती में मिर्ज़ा साहब को उन्होंने किसी न किसी तरह आमादा कर लिया था, यानी ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया करें। 2-1 तकरीरों के बाद मिर्ज़ा साहब ने कंट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए। कंट्रैक्ट कहते हैं मुआहदे को। शुदा बात यानी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता पितरस तक पहुंची। हाजिर होकर वजह दरियाफ्त की, यानी वजह पूछी। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे सलाह दें। पितरस ने बड़ी माजरत की, यानी माफ़ी मांगी, मगर मिर्ज़ा साहब आइंदा नशर करने के लिए आमादा नहीं हुए। अगले दिन दफ्तर में क़यामत आ गई। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हुस्न अखलाक पर एक तवील लेक्चर दिया। ब्रॉडकास्टिंग यानी खबरें नशर करना, हुस्न अखलाक अच्छे अखलाक पर तवील लंबा लेक्चर दिया, यानी सबक दिया। बात तो खुल ही गई थी। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा, अगर अपनी खैर चाहते हो तो मिर्ज़ा साहब को मनाकर लाओ। उसको मालूम नहीं था कि मिर्ज़ा साहब पितरस के उस्ताद हैं। जब दस्तूर अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए, दस्तूर कहते हैं कानून को, कायदे को, अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए उसने उनके मसवदे में से 2-1 फ़िक्रे निकाल दिए थे। मसवदा कहते हैं हाथ से लिखी हुई तहरीर को। इन फ़िक्रों का निकालना उसकी नौकरी से निकाले जाने का पेश खैमा हो गया। पेश खैमा इब्तदाई वजह होना या इब्तदाई खबर होना। भागा मिर्ज़ा साहब की खिदमत में, माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े। मिर्ज़ा साहब ना माने। बोला, तो हज़रत मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। मिर्ज़ा साहब के कान खड़े हुए बोले, ये तो मैं नहीं चाहता। उसने कहा, अगर आप ये नहीं चाहते तो इस कंट्रैक्ट पर दस्तखत कीजिए। मिर्ज़ा साहब ने फ़ौरन दस्तखत कर दिए।
जंग के ज़माने में हुस्न इत्तेफाक से दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए थे। हुस्न इत्तेफाक, अच्छा इत्तेफाक, बेशतर का मतलब होता है ज़्यादातर। अदीब कहते हैं नस्र लिखने वाले को। पितरस की तहरीक पर एक महदूद अदबी हल्का कायम किया गया था। अदबी हल्का यानी शायरों और नस्र नगारों का एक ग्रोह, जिसमें डॉक्टर तासीर, फैज़ अहमद फैज़, हामिद अली ख़ान, हमीद अहमद ख़ान, चिराग हसन हसरत, महमूद निज़ामी, गुलाम अब्बास, अंसार नासरी वगैरह शरीक किए गए थे। हर महीने इसका एक जलसा होता था, कभी पितरस के घर पर और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर। इसमें एक मकाला किसी अदबी मजमून पर पढ़ा जाता। मकाला ऐसी तहरीर को कहते हैं जो लोगों को दी गई हो, यानी ऐसी तहरीर जिसमें एक उन्वान दिया जाता है और उसके ऊपर एक नस्ल लिखी जाती है और उस पर गुफ्तगू हुई। एक जलसे में महमूद निज़ामी ने मकाला पढ़ा। मकाला दिए गए उन्वान पर तहकीकी मजमून को कहते हैं। इसमें मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर तसीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। गुफ्तगू बातचीत। पितरस खामोश रहे। मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की गई कि कुछ फरमाएं। मिर्ज़ा साहब बहस मुबाहिसे को नापसंद करते थे। बहस मुबाहिसा बातचीत करना, तवालत के साथ बातचीत करना, इसलिए बड़ी मुहतात राय देते थे। अंदाज़ा कुछ ऐसा होता था, नहीं ये बात तो नहीं, मगर खैर ऐसा भी होता है। पितरस को शोखी सूझी। फैज़ को इशारा किया। वो मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा वाकफ़ नहीं थे। बात काट कर फ़ौरन शुरू हो गए। ये तो आपको मालूम ही होगा कि रूमी तहज़ीब यूनानी तहज़ीब के बाद उभरी। इतना तो उनका कहना और मिर्ज़ा साहब का जलाल में आ जाना, गुस्से में आ जाना। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि पुरानी तहज़ीबों की तारीख़ एक दरिया था कि उमड़ा चला आता था। उस दिन मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि मिर्ज़ा साहब के सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी पड़ी है। फैज़ पशेमानी से बार बार मिर्ज़ा साहब की तरफ देखते थे। पशेमानी कहते हैं नदामत को, शर्म को, एहसास को। पितरस दिल ही दिल में हंस रहे थे कि देखा, इसे कहते हैं इल्म का समंदर। हम सब दम बखुद साकत बैठे मिर्ज़ा साहब को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। दम बखुद बड़ी तवज्जो के साथ साकत बैठे, यानी बगैर हरकत किए। पितरस ने मिर्ज़ा साहब के जलाल को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया। जलाल कहते हैं गुस्से को। और खुदा खुदा करके मिर्ज़ा साहब का जलाल रफ़ा हुआ, यानी उनका गुस्सा दूर हुआ। मिर्ज़ा साहब घंटों मुताला करते थे। उनके कुतुब खाने में हर इल्म की किताब मौजूद थी। कुतुब खाना लाइब्रेरी। मुलाजमत दरस व तदरीस ही की थी। दरस व तदरीस पढ़ना पढ़ाना, इसलिए नई से नई किताब पढ़ते रहते थे। फरमाते थे कि अगर मैं इतना मुताला ना करूं तो उन अंग्रेज़ प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूं। पेंशन लेने के बाद भी उनका वाहद मशगला मुतालिया कुतुब ही रहा। मशगला कहते हैं शौक़ को, मुतालिया कुतुब, किताबों को पढ़ना। उनका ये शुगल अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्फ कर देते थे। मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी थी। करूफर या ठाट-बाट से कभी नहीं रहते थे। करूफर कहते हैं शान शौकत को, ठाट-बाट को। घर की सवारी हमने उनके पास कभी नहीं देखी। मादे के मरीज़ थे। पैदल ज़्यादा चलते थे। सुबह टहलने ज़रूर जाते थे, यानी सुबह की सैर या चहलकदमी ज़रूर करते थे। रात को जल्दी सो जाते थे। खेल तमाशे, सिनेमा, थिएटर कुछ नहीं देखते थे। खुदा के फजल से घर का आराम उन्हें मुयस्सर था। उनकी बेगम भी अदबी ज़ौक़ रखती थीं। वो 2-1 नावल उनके भी शाया हो चुके हैं। औलाद सादतमंद यानी फरमाबरदार। बीवी सलीका शार यानी समझदार, हुनरमंद थी। पेंशन इतनी के बुढ़ापे में किसी की मोहताजी नहीं। खाना सादा, लिबास सादा, रहन सहन सादा। फिर एहतियाज हो तो किस बात की। एहतियाज कहते हैं फ़िक्र को। कल्बे मुतमइन्ना की दौलत से माला माल थे, यानी इत्मीनान दिल रखते थे। रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिश कदा शुरू किया गया था, जिसमें 4 दानिशवर बुलाए जाते थे। दानिशवर समझ बूझ रखने वाले लोग, साहिब इल्म लोग, और सुनने वालों के सवालों के जवाब फिलबदी दिया करते थे। फिलबदी मौका पर देना, फ़ौरन बेसाख्ता होकर जवाब देना। मेरे सवालात ऐसे शख्स को कहते हैं जो सवालात का लोगों तक पहुंचाता है या सवालात का आगाज़ करता है। मैंने सोचा कि मिर्ज़ा साहब
को इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना मंजूर कर लें तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएं, यानी प्रोग्राम का हुस्न दोबाला हो जाए, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। चनाचे मैं मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ। अर्ज़ मुद्दा सुनकर मुतबस्सम हुए। अर्ज़ मुद्दा ऐसी अर्ज़ जो की गई हो। मुतबस्सम हुए यानी उनके चेहरे पर, उनके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। फरमाया, आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए? मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। मैंने कुदरी कर ली, यानी खामोशी इख्तियार कर ली। मिर्ज़ा साहब टस से कुदरी कर ली, यानी भरपूर कोशिश कर ली। मिर्ज़ा साहब टस से मस ना हुए, यानी वो अपनी बात पर कायम रहे। मिर्ज़ा साहब बहुत कायदे करीने के आदमी थे, जो कह देते उससे ना हटते थे ना फिरते थे।